इस वक्त मैं पेज नंबर 108 पर पहुंच चुका हूं, ठीक है। अच्छा जी, 13.11 11 न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें वो कह रहा है बैटरी ऑफ 24 वोल्ट, एक बैटरी जिसके वोल्टेजेस हैं 24 वोल्ट, तो मैं इसको V लिख देता हूं, ओके। इज कनेक्टेड टू 10 ओम लोड, जो एक्सटर्नल रेजिस्टर होता है जिसको हमने लोड कहा था, पावर डेसिपेशन में भी पढ़ा था, ईएमएफ के टॉपिक में भी पढ़ाया था कि ये जो R होता है, कैपिटल R, इसको हम लोड भी कहते हैं। तो जो कैपिटल R है लोड, वो कितना है हमारे पास 10 ohms। एंड करंट ऑफ 22 एम्पियर फ्लोस, करंट कितना जा रहा है 22 एम्पियर जा रहा है। ये मिस प्रिंट है, ये 2.2 है प्लीज, 22 नहीं है, ये मिस प्रिंट है, 2.2 है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कहते हैं, मालूम करो। एंड द टर्मिनल वोल्टेजेस, अगर ये टर्मिनल वोल्टेजेस V हैं, जिसको हम टर्मिनल वोल्टेजेस V कह रहे हैं, तो फिर ये मेरे पास EMF हुआ। ये बात समझ में आ रही है? सोल्यूशन, अब देखिए, मुझे वोल्टेजेस मालूम करने और मुझे R मालूम करना है, V। अगर आप देखें तो V किसके बराबर है, IR। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को यूज करूं V इज इक्वल टू IR, तो मैं बड़ी आसानी के साथ V मालूम कर सकता हूं। तो V इज इक्वल टू I मेरे पास कितना है 2.2 मल्टीप्लाई बाय R कितना है मेरे पास 10, तो यहां से ये आ गया 22 वोल्ट्स, ठीक है। ये तो आ गया V, एक आंसर हमारा मालूम हो गया। अब हमने स्मॉल r मालूम करना है। सो क्या हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं या बैटरी को यूज कर रहे हैं? तो सीधी सी बात है, आप देख सकते हैं कि हमने बैटरी को एक्सटर्नल रेजिस्टर यानी लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। कैपिटल R का मतलब है लोड, यानी लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तभी तो कैपिटल R की वैल्यू दी। इसका मतलब हम बैटरी को यूज कर रहे हैं। तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, V is equals to E minus IR. So this implies that V is equals to E minus IR is equals to मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है स्मॉल r। तो मैं स्मॉल r का बना लेता हूं, कोई इशू नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट ये E, ये जो IR है ये माइनस का, यहां तक क्या हो जाएगा प्लस, तो IR इज इक्वल टू, यहां पे रह गया E, ओके। ये V मेरे पास प्लस है, वहां तक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मेरा ख्याल आसान सी बात है, R निकालना है तो I यहां पर मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो मेरे पास R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E माइनस V डिवाइडेड बाय I, ओके। सो वैल्यूज को पुट करते हैं, हमें E हमारे पास कितना है 24 माइनस V हमारे पास कितना है 22 डिवाइडेड बाय I हमारे पास कितना है 2.2। तो इन सबको आप कीजिए तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 2.2। सो 2 डिवाइडेड बाय 2.2, मेरा ख्याल है कैलकुलेटर आसानी के साथ इस आंसर को आपको बता देगा। तो ये आ रहा है 0.909 ohms, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो 0.909 ohms, ओके। ओके 13.12 बार बार न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। वो कह रहा है 40 ohm resistor is to be wound from platinum wire। 40 ohm resistor का मतलब है, 40 ohm resistor का मतलब है कि R की वैल्यू है 40 ohm, और जो हमारे पास वायर है वो प्लेटिनियम है। तो प्लेटिनियम वायर मैंने लिख दिया इसलिए कि मुझे अल्फा और रो की वैल्यू देखनी पड़ेगी, एग्जाम में गिवन होती है, याद रखिएगा अच्छी तरह। वायर 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर मेरे पास कितना है 0.1 मिलीमीटर। अच्छा, अब इसको आप देख लीजिए 0.1 मिली का मतलब होता है प्रीफिक्स है 10⁻³ और मीटर, तो ये डायमीटर किस में आ गया, मीटर के अंदर आ गया। लेकिन आपको पता है कि हमें डायमीटर से ज्यादा रेडियस चाहिए होता है। तो नेक्स्ट स्टेप, हम डायमीटर को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 0.1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा रेडियस आ जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1/2 0.5, तो दिस बिकम 5, ठीक है। तो 0.1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 2, दिस बिकम 5 एक्सपोनेंट -5। अच्छा जनाब, ये आ गई किसी वैल्यू हमारे पास, रेडियस की वैल्यू आ गई। दिस इज रेडियस, प्लीज याद रखना ये रेडियस है इस वक्त। ओके, हाउ मच वायर इज नीडेड, हाउ मच वायर इज नीडेड का मतलब है कितनी वायर चाहिए, तो वायर की लेंथ कितनी चाहिए।
तो सबसे पहले अल्फा और रो की वैल्यू पेज नंबर 91 से हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल। तो प्लेटिनियम के लिए हमारे पास रो की वैल्यू है 11.0 एक्सपोनेंट -8 और प्लेटिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0.00392। ओके, ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास और अब हम इनको सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ये भी समझ लें कि न्यूमेरिकल में आपसे वो क्या क्या है। देखिए, ये इस किस्म की बात है कि अगर आपने फिजिक्स की लैब में देखा हो तो हमारे पास एक डिवाइस कह लीजिए, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं रियोस्टेट। तो वो वायर बाउंड की होती है। तो जाहिर सी बात है, एक वायर की जो लेंथ होती है, हर लेंथ की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। तो लेंथ को आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ये हमने स्टडी किया हुआ है। तो हमारे पास बात यह है कि हमने वायर की कितनी लेंथ लें हम वायर की कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाए, 40 ओम हो जाए। तो हमें लेंथ मालूम करनी है कि जब रेजिस्टेंस 40 हो जाए तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इसकी भी उसने हमें रेडियस की वैल्यू दे दी। तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, सोल्यूशन मैं ये यूज करने जा रहा हूं R = ρl/a और नेक्स्ट स्टेप में ρl/एरिया को मैं क्या लिख रहा हूं, πr², ये लिख रहा हूं। तो मुझे लेंथ मालूम करनी है, बाकी सबको वहां ले जाता हूं। तो R × πr² डिवाइडेड बाय ρ = लेंथ, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो रेडियस मेरे मेरे पास रेजिस्टेंस कितनी है, दिस इज 40 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 एंड द रेडियस इज दिस 5 एक्सपोनेंट -5 और पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू है मेरे पास 11.0 एक्सपोनेंट -8। एक बार फिर बता दूं, एग्जाम में ये वैल्यू गिवन होती है आपको, ठीक है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो तमाम वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में पुट करें एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द लेंथ। सो द आंसर इज 2.856 मीटर्स, ठीक है। ये हमें लेंथ चाहिए किसकी, उस वायर की, कि जिससे हम रेजिस्टेंस बनाए कितनी, 40 ओम, जबकि उसका रेडियस कितना होना चाहिए, इतना ओम। या उसने डायमीटर दिया तो हम डायमीटर से क्या बनाना, रेडियस। अच्छा जी, 13.13 इंतहाई आसान न्यूमेरिकल 13.13। इसमें वो हमसे ये कह रहा है कि बैटरी ऑफ द पॉकेट कैलकुलेटर, जैसा ये मेरे पास पॉकेट कैलकुलेटर है, तो पॉकेट कैलकुलेटर जो है वो सप्लाई कर रहा है, उसकी बैटरी सप्लाई कर रही है 0.35 एम्पियर। तो 0.35 एम्पियर, तो ये हमारे पास हो गया करंट एट पीडी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, और वो कितना है, 6 वोल्ट है। तो मैंने इसको लिख दिया 6 वोल्ट। व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ द कैलकुलेटर, पावर रेटिंग कितनी है, सोल्यूशन बहुत आसान है, P = VI। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 0.35, यहां से आपके पास पावर आ जाएगी और उसका यूनिट आपके पास वॉट होगा। ओके, देन वी हैव 13.14। इसमें वो हमसे कह रहे हैं ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो I की वैल्यू है मेरे पास 5 एम्पियर, ठीक है। थ्रू ए बैटरी इज मेंटेन फॉर 30 सेकंड, कितनी देर तक हमने मेंटेन किया, 30 सेकंड्स तक मेंटेन किया। And in this time 600 joule of chemical energy is transformed into electrical energy। बहरहाल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, जो भी है ये है वो एनर्जी जो हमें हासिल हुई। और वो कितनी एनर्जी है, 600 जूल्स है, यूनिट जूल में दिया हुआ है। ए पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बैटरी के ईएमएफ। अच्छा, मैं इसको ऐसा करता हूं आपकी आसानी के लिए, इसको मैं लिख देता हूं इस तरह वर्डिंग में एनर्जी, और यहाँ पे जो ईएमएफ है दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ एक ही चीज के दो नाम है, लेकिन जिस न्यूमेरिकल में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों साथ आता है वहां आपको बताता है कि टर्मिनल वोल्टेजेस, वरना अगर टर्मिनल वोल्टेजेस का लफ्ज इस्तेमाल ना करें तो हमें पता होता है कि ईएमएफ और वोल्टेजेस एक ही चीज के दो नाम है। ये मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज वॉच दैट वीडियो। ओके, सो हमें एक तो ये मालूम करना है एंड हाउ मच इलेक्ट्रिकल पावर इज अवेलेबल फॉर हीटिंग एंड अदर यूजेस, और पावर कितनी अवेलेबल है वो भी हमें बतानी है। सो मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सा है, अगर आप देखें तो पावर तो आप डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं कि पावर आपके पास क्या होता है कि एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी भी है, टाइम भी है। तो अगर आप पावर पहले कर लें कि पावर इज द एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, सो एनर्जी इज 600
एंड द टाइम इज 30। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 3 1 3, 3 2 6, सो 20 वॉट। दिस इज द पावर। और दूसरा में क्या मालूम करना है, हमें वोल्टेजेस मालूम करने हैं। सो एस पी पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वी आई होता है हमारे पास। सो अगर मुझे V मालूम करना है तो मैं पावर को डिवाइड कर दूंगा करंट से। सो पावर मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, दैट इज 20, और करंट मुझे दिया हुआ है 5। तो 5 1 जा एंड 5 4 जा, तो 4 वोल्ट्स। दैट इज माय आंसर। तो दीस टू आर माय आंसर। मेरा ख्याल है आसान सी बात है, आसान न्यूमेरिकल था 13.14 भी। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में साहब हमसे फरमा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 13.15 न्यूमेरिकल नंबर 15 है। इसमें वो कह रहा है कि 12 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो मैंने क्या किया, ये एक रेजिस्टर बनाया जो कि कितना है, 12 ओम का रेजिस्टर है। वो कह रहा है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 रेजिस्टर्स। अब हमारे पास 10 रेजिस्टर्स हैं, एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। ये 10 के 10 रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? पैरेलल कनेक्टेड है, ये पैरेलल कनेक्टेड है। ये 10 रेजिस्टर आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। ईच ऑफ 200 ओम्स, और हर एक की वैल्यू कितनी है, 200 200 200 200 और 200। ये सारे 200 के, तो ये सब इसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में। ये 10 जो पैरेलल में लगे हुए, ये 10 पैरेलल इस एक के साथ सीरीज में है। तो वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस। नेट का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो हमें बताना है आर ई क्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सॉल्यूशन बहुत आसान सा है। सबसे पहले जो 10 पैरेलल में लगे हुए हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हम पैरेलल में जो आंसर है, चूंकि फाइनल आंसर नहीं है, इसको आर डैश कह रहा हूं, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/R1, 1/R2, 1/R3, और यही सारी कहानी करेंगे 1/R10, 10 रजिस्टर तक। तो मैंने लिखा 1/R डैश, तो 1/200, क्योंकि सारे कितने हैं, 200 वाले ना, प्लस 1/200 प्लस 1/200, ये करते चले जाएंगे, प्लस 1/200। क्या करें, सो 1/R डैश हमारे पास क्या होगा, तो 1/200 वाला 1, 1/200 वाला 2, 1/200 वाला 3, 1/200 वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो मेरे पास 10 हैं 1/200 वाले, ऐसे लिख सकता हूं मैं। 10 रजिस्टर्स हैं 1/200 वाले, तो 0 से 1 0 कैंसिल, तो यह है 1/20। तो मुझे 1/R डैश नहीं, मुझे R डैश चाहिए। सो दिस इंप्लाइज दैट R डैश की वैल्यू, यानी इसको मैंने रिवर्स किया, तो इसको भी मैं रिवर्स करूंगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 ओम। अब इसका मतलब मेरी तस्वीर कुछ ऐसे बन गई, ये एक रेजिस्टर बना हुआ है मेरे पास जो कि कितना है, 12 ओम का, इसके साथ R डैश लगा हुआ है 20 ओम वाला। तो इन 10 रेजिस्टर का जवाब एक रेजिस्टर आ चुका है जिसकी वैल्यू कितनी है, 20। अब ये दोनों फाइनल किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। और सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, सिंपल। अब चूंकि मेरा फाइनल आंसर आने वाला है तो मैं डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूंगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, R1 प्लस R2। तो पहली रेजिस्टर जो है वो उसको 12 कह दो और दूसरी को 20, तो इसको करेंगे तो 32 ओम्स। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ गया ये, थम अप। और जब आप इसको लिख लें तो मुझे बताइएगा, मैं इसको इरेज कर दूं। अब हमारे पास है 13.16, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आया हुआ है। इसको जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा, फिर मैं आपसे एग्जाम का न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं कि एग्जाम में उसने कैसे पूछा। कह रहा है 3 इक्वल रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर है, तीनों इक्वल हैं, ईच ऑफ 12 ओम। अब मैं बना देता हूं, ये पहला रेजिस्टर है 12 वाला, ये दूसरा रेजिस्टर है 12 वाला, ये तीसरा रेजिस्टर है 12 वाला। 3 रेजिस्टर हैं, तीनों की वैल्यू 12 ओम है। कैन बी कनेक्टेड इन 4 डिफरेंट वेज। वो कह रहा है 4 मुख्तलिफ तरीकों से इनको लगा सकता हूं। इन 3 रेजिस्टर्स को 4 मुख्तलिफ तरीकों से मैं लगा सकता हूं। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट बताएं।
मतलब उन 4 तरीकों से जिससे मैं इसको लगा सकता हूं लगाइए और हर एक की इक्विवेलेंट बताइए। तो अब देखें क्या है सोल्यूशन। बड़ी सिंपल सी बात। एक तरीका तो यह है कि मैं तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दूं। एक तरीका यह है कि मैं तीनों रेजिस्टर्स को किसमें कनेक्ट कर दूं, पैरेलल में कनेक्ट कर दूं। एक तरीका यह है कि मैं 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाऊं और फिर जो उसका जवाब आए उसको तीसरे के साथ कैसे कनेक्ट कर दूं, पैरेलल में कनेक्ट कर दूं। चौथा तरीका मेरे पास यह है कि मैं क्या करूं, यहां पे बता देता हूं। चौथा तरीका मेरे पास यह है कि मैं 2 को पैरेलल कनेक्ट करूं और तीसरे को उसके साथ सीरीज में लगा दूं। तो तमाम सीरीज में, तमाम पैरेलल, 2 सीरीज 1 पैरेलल, 2 पैरेलल 1 सीरीज, हर का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। अब ये है 12 12 और 12। तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। तो 12 प्लस 12 प्लस 12, तो दिस इज 36 ओम, सिंपल जवाब आ गया। अच्छा, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, अपॉन करके ऐड करते हैं, यानी 1 अपॉन R1 प्लस, या इसको बाकायदा फॉर्मूला अगर आप बना लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12। वही बात है जो आपसे थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि मेरे पास 3 1 अपॉन 12 वाले हैं। तो 3 1 एंड 3 4 तो 1 अपॉन 4, ठीक है। और चूंकि मुझे 1 अपॉन आर ई क्यू नहीं, मुझे आर ई क्यू मालूम करना है, इसको पलटूंगा तो आर ई क्यू कितना आ जाएगा, 4 ओम। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब इसका आंसर निकालना है। जो दोनों सीरीज में लगे हुए हैं उनको तो सिंपल ऐड कर लो। तो सिंपल इनको ऐड किया आपने तो 12 और 12 24, तो एक रेजिस्टर आ गया 24 वाला, और वो इसके साथ लगा हुआ है 12 वाले के साथ। कैसे लगा, पैरेलल में। तो 24 और 12 को पैरेलल में सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको पैरेलल में, ऐसे सॉल्व करेंगे कि 1 अपॉन आर ई क्यू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 24, और एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा 24, एलसीएम ले लीजिए। तो हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 24, 3 1 एंड 3 8 24। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन 8 आया। तो आंसर को पलटना है, ओके, क्योंकि 1 अपॉन आर ई क्यू है। सो दिस इंप्लाइज दैट आर ई क्यू हमारे पास कितना आ गया, 8 ओम्स आ गया। आसान है। इसमें क्या करना है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। पहले दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लो। तो पैरेलल में क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है, 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 12, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 अपॉन 12, 2 1 एंड 2 6 जा। तो 1 अपॉन 6 क्योंकि पलटना जरूरी है, जब भी 1 अपॉन आर हो तो पलटेंगे। तो आर डैश कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये तस्वीर ऐसे बन गई कि ये दोनों मिलके 6 वाले और उसके साथ ये लगा हुआ है 12 सीरीज में। तो 12 प्लस 6 तो 18, ये फाइनल आंसर आ गया। तो एक आंसर है मेरे पास 36, एक आंसर है 4, एक आंसर है 8 और एक आंसर है 18। ये 4 मेरे पास आंसर आ गए। तो मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया कि 3 रेजिस्टर हैं, इक्वल वैल्यूज हैं। 3 रेजिस्टेंस को अगर इक्वल ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वेश्चन मुश्किल बनाया जा सकता है, हम इन तीनों की वैल्यू डिफरेंट दे दें आपको। लेकिन कहने का मतलब है कि 3 रेजिस्टेंस को लगाया कैसे जा सकता है, ये है 4 तरीके। नंबर 1 तरीका तीनों सीरीज में, नंबर 2 तीनों पैरेलल, नंबर 3 2 सीरीज 1 पैरेलल, नंबर 4 2 पैरेलल 1 सीरीज। ओके, यहां तक समझ में आ गया तो थंब अप और इसको छाप लेंगे। ओके, अब जरा क्वेश्चन समझिए जो एग्जाम में आया। एग्जाम में ये आया था क्वेश्चन, उसने आपसे कहा कि हमने आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है। 3 रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, और वैल्यू कोई भी हो सकती है। वो ये नहीं, उसने आपसे एग्जाम में ये नहीं बोला कि कौन से 4 तरीके जिनसे उनको लगाया जा सकता है। उसने आपको क्या बोला, उसने कहा कि 3 रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू इक्वल है। फर्ज कर लो, भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, लेकिन अभी फर्ज कर लो उनकी वैल्यू 12 12 12 है, 12 उनकी वैल्यू है। वो कह रहे हैं वो कौन सा तरीका होगा जब हमारा आंसर 4 आए। मेरी बात समझे, इस दफा उसने कॉम्बिनेशन आपसे पूछी है, जवाब आपको बता दिया है। हमारे बुक के सवाल में उसने क्या किया, उसने आपको 3 इक्वल रेजिस्टर दिए और उसने कहा वो 4 तरीके कौन से जिनको लगाया जा जिनसे इनको कनेक्ट किया जा सकता है, और उन चारों तरीकों से कनेक्ट करके इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल के बता दीजिए। आपने बता दी।
एग्जाम में उसने उल्टा गेम खेला, उसने कहा 3 इक्वल रजिस्टर हैं, उन्हें मैं कैसे लगाऊं कि मेरा आंसर 4 आ जाए। अब कॉम्बिनेशन की का जवाब आपने बताना था। उसने कहा मैं उनको कैसे लगाऊं उन तीनों इक्वल रजिस्टर को कि जवाब 18 आ जाए। तो ये जवाब आपने बताना है, मैं उनको कैसे लगाऊं कि ये आंसर 8 आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? उसने इक्विवेलेंट की वैल्यूज आपको दे दी और कॉम्बिनेशन आपसे पूछ ली। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन देखिए। सो 2012 का ये क्वेश्चन है एंड दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, यू आर गिवन 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ohms। हमारे पास तीनों की वैल्यू 12 है, यहां पे 2 ohm दी है, कोई मसला नहीं है, सही है। सो यू आर गिवन 3 रजिस्टर ईच ऑफ 2 ohm। हाउ वुड यू अरेंज, तुम उनको कैसे अरेंज करोगे दीज इनको टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले कितनी 1.33 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ये 1.33 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सी कॉम्बिनेशन की है, अब आप बताइए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब 3 ओम आए तो कॉम्बिनेशन कौन सी थी, ये अब आपने बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब 6 ओम है तो कॉम्बिनेशन कौन सी थी, ये अब आपने बताना है। तो वेरीफाई द रिजल्ट्स मैथमेटिकली, यानी कॉम्बिनेशन के आंसर, जिस तरह अभी हमने तमाम कॉम्बिनेशन हमने बनाई और उनके आंसर निकाले, तो आंसर ये कब आएगा, कौन सी कॉम्बिनेशन होगी, बनाओ और आंसर निकालो। ये कौन सी कॉम्बिनेशन का आंसर होगा, बनाओ और निकालो। ये कौन सी कॉम्बिनेशन का आंसर होगा, बनाओ और कैलकुलेट करो। So should I be confident कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है? Still if you think there is some query, some confusion about this question, वॉइस में मुझसे पूछ लें। सर ये सही से समझ नहीं आया। ये क्वेश्चन समझ में आया जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये 3 इक्वल रजिस्टर हैं, इन 3 इक्वल रजिस्टर को कैसे लगाऊं कि मेरा आंसर 36 आए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब आप क्या बताओगे? आप कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे ना? मेरी बात समझ में आ रही है? जी 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 सर। मैं आपसे कह रहा हूं ये 3 इक्वल रजिस्टर हैं, इनको मैं कैसे लगाऊं कि मेरा जो आंसर है वो ये आ जाए। ये आंसर मैंने आपको दिया और कॉम्बिनेशन पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं ये 3 इक्वल रजिस्टर हैं, इनको मैं कैसे कनेक्ट करूं आपस में कि मेरा आंसर जो है वो आंसर आ जाए 8 ओम। अब ये सारा काम मैंने मिटा दिया, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंसर मैंने दे दिया, कॉम्बिनेशन आपसे पूछ रहा हूं। समझ आया? मैं आपसे ये कह रहा हूं 3 इक्वल रजिस्टर हैं, उन्हें मैं कैसे कनेक्ट करूं, कॉम्बिनेशन आप बताओ कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाए 18 ओम। जवाब मैंने बता दिया, कॉम्बिनेशन आप बताओ। समझ आया? अब क्वेश्चन देख लो। आपको 3 रजिस्टर दिए, हर एक की वैल्यू 2 ओम है। बताएं मैं उनको कैसे लगाऊं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाए। बताओ कैसे लगाऊं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाए। बताओ कैसे लगाऊं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाए। तो इक्विवेलेंट के आंसर उसने दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, कॉम्बिनेशन कौन सी होगी, इट शुड बी फाउंड बाय यू। नाउ यू हैव टू आंसर कि व्हिच कॉम्बिनेशन गिव्स यू 6 ohm, which combination gives you 3 ohm, which combination gives you 1.33 ohm। सो ये 2012 का पहला क्वेश्चन था। 3 रजिस्टर हैं, 2 2 और 2 वाले। ओके, तो मुझे बताओ अगर मैं तीनों को सीरीज में लगा दूं 2 2 2 तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6 ohm। अगर मैं तीनों को पैरेलल में लगा दूं, तीनों को मैंने पैरेलल में लगा दिया 2 2 और 2, ठीक है, तो 1/ReQ 1/2 1/2 1/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 3 है 1/2 वाले, तो ये हो जाएगा 3/2। फाइनल आंसर पलट दो तो ReQ इज 2/3। तो मालूम कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, ये होता है 0.66 ओम। ठीक है, अगर मैं 2 को सीरीज में लगा दूं और 1 को पैरेलल में लगा दूं तो 2 2 और 2, तो सीरीज वाले 2 का आंसर क्या आ जाएगा 4,
और ये इसके साथ किसमें लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम 4, तो 2 प्लस 1 इट इज 3/4। ओके, तो आर ई क्यू इज 4/3। तो जब मैं 4 को डिवाइड करूंगा 3 से, so that gives me 1.33 ohms। अच्छा, फिर मेरे पास है, ये हो गया ना। अब मेरे पास है दो हैं पैरेलल में और एक उनके साथ है सीरीज में, 2 2 और 2। तो पैरेलल में R डैश 1/2 1/2, तो 2 है 1/2 वाले, तो R डैश कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि इसको पलटूंगा तो 1/1 1 ही होगा। सो उसके बाद ये 1, इन दोनों का जवाब क्या है, 1 1, और ये साथ में क्या है 2 वाला, तो 1 और 2 3। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, आर ई क्यू 3 ohms। तो ये 3 है, ये 1.33 है, ये 0.66 है और ये 6 है। अब आप देख लीजिए कि आपके आंसर कौन से हैं। 1.33 वाला वो है जिसमें दो सीरीज और एक पैरेलल में लगे हैं। 3 ohm वाला वो है हमारे पास जिसमें दो पैरेलल और एक सीरीज, यानी एक 1.33 वाला पूछा है, मैं टिक लगा रहता हूं, मैं बोर्ड पे आपको दिखा देता हूं। और एक उसने 3 वाला हमसे पूछा हुआ है और एक उसने हमसे 6 वाला पूछा हुआ है। ये पूछे हुए हैं 3 वाला, 1.33 वाला और 6 वाला। ये वाला उसके जवाब में नहीं था। इसका मतलब है, मैं उसको कहूंगा कि जब आप 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी तो तब तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और इस तरह मैं कनेक्ट करके कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। मैं कहूंगा जब आंसर 3 ओम है उस वक्त जो कॉम्बिनेशन है वो दो पैरेलल और एक सीरीज में कनेक्टेड है, और ये कैलकुलेट करके उसको दिखाऊंगा। मैं कहूंगा जब 1.33 आंसर है तब कॉम्बिनेशन दो सीरीज और एक पैरेलल की है, और ये कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो चूंकि ये नहीं आ रहा तो इसकी मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। दिस इसको मैंने बिल्कुल एकदम सीधा कर दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि सीरीज में सिंपल एडिशन होती है। ठीक है, सिंपल एडिशन होती है। तो मैंने 2 + 2 + 2 तो 6 ओम डायरेक्टली कर लिया था। ओके, व्हाट डू यू थिंक, समझ आ गया?